अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक ठाक होंगे। जहां रहें खुश रहें, हंसते मुस्कुराते रहें जी। तो इसी दुआ के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। आज मैं लंच रेसिपी, लंच रूटीन और आफ्टरनून रूटीन व्लॉग शेयर करूंगी जी। तो इधर है दोपहर का वक्त। दोपहर के खाने में आज आलू गोश्त बना है। बहुत इजी और सिंपल तरीके से आलू गोश्त बनाया है, लेकिन बहुत टेस्टी बना था। एक कुकिंग पॉट में 1/4 कप ऑयल ऐड किया। जब ऑयल ज़रा गर्म हो गया तो उसमें 2 अदद बारीक कलियों में कट किए हुए प्याज शामिल कर दिए। जब प्याज का कलर लाइट गोल्डन सा हो गया तो इसमें 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया। 4 मिनट तक लहसुन अदरक के पेस्ट की भुनाई करने के बाद इसमें 1 केजी चिकन ऐड कर दिया और चिकन को लहसुन अदरक के पेस्ट और प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे ताकि इसकी कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाए। जब चिकन का पिंक सा कलर ख़त्म हो गया, इसका कलर लाइट गोल्डन सा हो गया, तो फिर इसमें 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर छोटे पीसीज में कट करके ऐड कर दिए। अब टमाटर के साथ भी चिकन को भून लेंगे। हमने चिकन का पानी भी ड्राई कर लिया और टमाटर जो पानी छोड़ेगा वो भी ड्राई कर लेना है। अच्छा, जो प्याज हमने इसमें शामिल किए हैं उन्हें बिल्कुल बारीक कलियों में कट करना है और कट करने के बाद आपने उसकी कलियां अलग अलग कर लेनी है ताकि प्याज अच्छी तरह घुल जाए। सालन में, शोरबे, ग्रेवी वगैरह में जो प्याज नज़र आता है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। टमाटर की चिकन के साथ भुनाई करने के बाद मैंने 1-2 मिनट के लिए इसे ढक के रख दिया था ताकि टमाटर अच्छी तरह सॉफ्ट हो जाए और इसमें घुल जाए। भुनाई के दौरान मैंने फ्लेम मीडियम टू हाई रखा हुआ है क्योंकि चिकन, मटन या बीफ वगैरह गोश्त कोई भी हो उसकी भुनाई हमेशा हाई फ्लेम पे ही की जाती है और चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है ताकि गोश्त जले नहीं और बर्तन के पैंदे के साथ ना लगे। अब इसमें खुश्क मसाले शामिल कर दिए हैं। खुश्क मसालों में 1 टीस्पून भर के नमक ऐड किया है, 2 टीस्पून कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर ऐड किया है, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल किया है। कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर क्योंकि ज़्यादा तीखा नहीं होता, इसलिए सालन में अगर इसे ज़्यादा शामिल भी कर दिया जाए तो मिर्च तेज़ नहीं होती। लेकिन कश्मीरी सुर्ख मिर्च पाउडर से ग्रेवी या शोरबे वगैरह पे जो तरी होती है उसका कलर बहुत अच्छा आ जाता है, बहुत अच्छा रेड कलर आ जाता है। गोश्त की बहुत अच्छी तरह भुनाई कर ली है। चम्मच में मुसलसल हिलाते जा रही हूँ। जब गोश्त की कच्ची सी स्मेल ख़त्म हो जाएगी और ये टेंडर हो जाएगा तो फिर हमने इसमें आलू शामिल करने हैं। अच्छा, चिकन या चाहे कोई भी गोश्त हम पका रहे हैं, मटन है या बीफ है, उसकी जितनी अच्छी तरह भुनाई की जाएगी उतना ही वो ज़्यादा टेस्टी बनता है। आप इसे भूनते हुए मुख्तलिफ स्टेजेस पे थोड़ा थोड़ा चेक करके देखें, आपको वाज़े फ़र्क महसूस होगा। जितना ज़्यादा ये भुनता जाएगा उतना ही इसका टेस्ट भी बढ़ता जाएगा, ये ज़्यादा टेस्टी होता जाएगा। गोश्त के अच्छी तरह भुने होने की एक ये भी निशानी होती है कि गोश्त ऑयल या घी मुकम्मल तौर पे छोड़ देता है। चिकन को मैंने बहुत अच्छी तरह भुना है, इसने ऑयल भी छोड़ दिया था, तो फिर मैंने इसमें आलू ऐड कर दिए हैं। तकरीबन 4 से 5 अदद दरमियाने साइज़ के आलू मैंने इस तरह छोटे पीसीज में कट करके चिकन में ऐड किए हैं। आलूओं के पीसीज ना तो ज़्यादा बड़े हैं और ना ही ज़्यादा छोटे हैं। आलूओं को भी चिकन के साथ भून लिया है ताकि नमक और मिर्च मसाले वगैरह जो हैं वो आलूओं में भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएं। जब हम आलू ऐड करके आलूओं को चिकन के साथ नहीं भूनते, बल्कि आलू शामिल करके हम फ़ौरन ही पानी ऐड कर देते हैं, तो फिर आलू फीके से रह जाते हैं। आलू मसालों का टेस्ट, फ्लेवर और नमक वगैरह एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इसलिए फिर सालन में बहुत फीके से लगते हैं और अच्छे नहीं लगते। आलूओं को 4-5 मिनट तक चिकन के साथ भूनने के बाद मैंने इसमें 1.5 गिलास पानी ऐड कर दिया। पानी आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा शामिल कर सकते हैं। अगर आपने ज़रा ज़्यादा शोरबा बनाना है तो ज़्यादा पानी ऐड कर दें, लेकिन अगर ग्रेवी गाढ़ी रखना चाहते हैं तो फिर कम पानी शामिल कर दें। मैंने शोरबा सा बनाना था, आलू गोश्त शोरबे वाला बनाया है, इसलिए मैंने पानी ज़रा ज़्यादा शामिल किया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने इसे ढक के रख दिया था ताकि आलू टेंडर हो जाएं। थोड़ी देर बाद मैंने ढक्कन उठा के चेक किया। जब आलू अच्छे से टेंडर हो चुके थे तो इसमें 1 टीस्पून भर के मिक्स गरम मसाला पाउडर, 2 टीस्पून कुटा हुआ खुश्क धनिया और 2 टीस्पून कसूरी मेथी शामिल कर दी। 4 से 5 साबुत सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा बारीक कटा हुआ सब्ज़ धनिया शामिल कर दिया। 4 मिनट फिर से इसे दम पर रख दिया था ताकि धनिए, मिर्चों और मसालों की अच्छी सी खुशबू सालन में रच बस जाए जी। तो हमारा बहुत ही टेस्टी सा आलू गोश्त बनके तैयार हो चुका है। बिल्कुल सिंपल और इजी सी रेसिपी है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल सादा तरीके से बनाया है जैसा सभी बनाते हैं। मैंने क्योंकि व्लॉग शेयर करना होता है, इसलिए अगर कुछ सिंपल सा भी बना होता है तो मैं वो भी शेयर कर देती हूँ। मेरा क्योंकि चैनल ही किचन से रिलेटेड है, इसलिए अगर मैं घर के दूसरे कामों के या कोई और किसी भी तरह का व्लॉग शेयर करती हूँ तो मुझे होता है कि उसमें मैं थोड़ा बहुत कुछ किचन से रिलेटेड भी शेयर करूँ जी। तो आलू गोश्त बनाने के फ़ौरन बाद ही मैंने चपातियाँ बनाना शुरू कर दी हैं, क्योंकि अगर काम थोड़ा सा भी लेट हो जाए तो फिर गैस बंद हो जाती है और दोबारा शाम के वक्त ही आती है, शाम 6 बजे के वक्त आती है।
वैसे तो मैंने सिलेंडर वाला चूल्हा भी रखा हुआ है, लेकिन सिलेंडर वाले चूल्हे पे काम करना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक तो उससे बर्तन बहुत ज़्यादा काले हो जाते हैं, जिस भी कुकिंग पॉट में या देगची वगैरह में खाना बनाया जाता है तो वो बर्तन बिल्कुल ब्लैक हो जाता है। उसे वॉश करना और साफ़ करना फिर काफ़ी मुश्किल होता है। अच्छा, चिकन बनाने के बाद मैंने स्टोव अच्छी तरह क्लीन कर लिया था। क्लीन करने के बाद ही रोटियां बनाना शुरू की हैं। वैसे तो मैं सारा काम ख़त्म करने के बाद ही स्टोव साफ़ करती हूँ, लेकिन कैमरे में अच्छा नहीं दिख रहा था। उस पे काफ़ी सारे ऑयल के छींटे पड़े हुए थे, इसलिए पहले मैंने स्टोव साफ़ किया और बाद में चपातियाँ बनाई। जी, तो 1-2 दिन पहले मैंने रूम की सेटिंग चेंज की है। इस रूम में सोफ़ा पड़ा हुआ था और मेरी बेटी सोफ़े पे सोती थी। उसे सोफ़े पे सोना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए मैंने सोफ़ा बाहर बरामदे में रख दिया और इधर 2 चारपाइयाँ बिछा के उन पे बिस्तर बिछा दिए और एक अच्छी सी बेडशीट बिछा दी है। सोफ़े को भी अच्छे तरीके से बेडशीट से कवर कर दिया है। इस सोफ़े का कवर भी है, कवर भी मैं इस पे लगा देती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं इसे बेडशीट से ही कवर करती हूँ। बेडशीट भी इस पे बहुत अच्छी तरह पूरी आ जाती है। आजकल मानसून में यानी इस हब्स और बरसात के मौसम में हमें घर की थोड़ी बहुत सेटिंग चेंज करते रहना चाहिए। इससे ये होता है कि घर का सामान और चीज़ें इधर उधर करने से बहुत अच्छी तरह घर की सफाई हो जाती है। चीज़ों के नीचे, फर्नीचर के नीचे जो कचरा वगैरह होता है वो अच्छे तरीके से क्लीन हो जाता है और हमारा घर बिल्कुल साफ सुथरा रहता है। अच्छा, अगर आप फर्नीचर या घर की दूसरी चीज़ों की तरतीब या सेटिंग वगैरह नहीं भी चेंज करना चाहते तो 2-3 दिन के बाद चीज़ें इधर उधर करके फर्नीचर वगैरह अपनी जगह से हटा के उनके नीचे से अच्छी तरह क्लीनिंग करनी चाहिए। खासतौर पर बरसात के मौसम में हर जगह की सफाई बहुत अच्छी तरह करनी पड़ती है, क्योंकि इस मौसम में कीड़े मकोड़े भी ज़्यादा होते हैं, इसलिए हर चीज़ को अपनी जगह से हटा के उस जगह को क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। वैसे भी आजकल तो ऐसा होता है कि उधर हम घर की क्लीनिंग ख़त्म करते हैं और उधर से बारिश आ जाती है, और जितना मर्जी घर को क्लीन किया जाए बारिश के पानी के साथ मट्टी तो ज़रूर आती है। अच्छा, मैं सुबह उठ के फ़ौरन ही नाश्ता बनाने के लिए किचन में नहीं आ जाती, बल्कि सबसे पहले मैं ब्लैंकेट्स वगैरह समेटती हूँ, बेडशीट्स ठीक करती हूँ, और जो कोई छोटी मोटी चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, कभी मोबाइल के चार्जर्स वगैरह होते हैं या कोई भी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें बच्चे रात को बखेर देते हैं सोने से पहले, सुबह उठ के मैं वो सारी समेटती हूँ। क्योंकि अगर अच्छे से बेड्स लगा लिए जाएं, बेडशीट्स ठीक कर ली जाएं, तो पूरा घर ही क्लीन लगने लगता है। घर का खलारा जो होता है, यानी जो चीज़ें बिखरी हुई होती हैं, हम इन्हें पंजाबी में खलारा ही बोलते हैं, वो तो मैं दिन में 3 दफ़ा समेटती हूँ, क्योंकि मेरी मानो जो है, मेरी छोटी बेटी फातिमा है, वो बहुत चीज़ें बखेर देती है। और फिर बच्चों को हर काम से या हर बात से मना भी नहीं किया जा सकता। कभी ये कलर्स और पेंसिल्स वगैरह बखेर देती है, कभी टॉयज़ के साथ खेलती है और बहुत सारे टॉयज़ पूरे घर में बखेर देती है, क्योंकि बच्चों ने अब अपने आप को बिजी रखने के लिए कुछ तो करना ही होता है। और इस तरह हम औरतों का, खास तौर पे जिनके बच्चे ज़्यादा छोटे हैं, उनका बहुत ज़्यादा टाइम घर को समेटने में भी लग जाता है। अच्छा, इस मौसम में खास तौर पे दिन के वक्त कमरों के खिड़कियाँ और दरवाजे वगैरह हमें कुछ देर के लिए खुले रखने चाहिए, क्योंकि नमी का मौसम है। अगर हम डोर्स और विंडोज़ वगैरह हर वक्त बंद रखेंगे तो फिर कमरों में बहुत नमी और सीलन सी हो जाती है और एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाती है सीलन की। और अगर आपके रूम्स में, किचन में या घर में किसी भी जगह एग्जॉस्ट फैंस वगैरह हैं तो उनका ज़रूर इस्तेमाल करें, क्योंकि उनसे घर का जो हब्स होता है, रूम्स में हब्स वगैरह होता है, वो बाहर निकल जाता है। इस तरह खिड़कियों दरवाज़ों से फ्रेश एयर्स जब रूम्स में दाखिल होती है तो बरसात की जो एक मखसूस सी स्मेल आने लग जाती है, वो नहीं आती फिर। अच्छा, इस मौसम में हफ्ते में 1 दफ़ा सारी बेडशीट्स और सोफ़ा कवर ज़रूर चेंज करके वॉश करने चाहिए। वैसे तो आम रूटीन में भी मैं यही करती हूँ, हफ्ते में 1 दफ़ा सारी बेडशीट्स वगैरह ज़रूर चेंज करती हूँ, लेकिन इस मौसम में अगर हफ्ते में 2 दफ़ा भी हो सके तो बेडशीट्स चेंज करें। खास तौर पर जिस जगह आप ज़्यादा उठते बैठते हैं, उस जगह की बेडशीट्स वगैरह जल्दी चेंज कर दें। अगर जल्दी गंदी हो जाती हैं बच्चों के साथ तो हफ्ते में मैं 2 दफ़ा भी चेंज कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मक्खियाँ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। बरसात के मौसम में वैसे भी मक्खियाँ और कीड़े मकोड़े ज़्यादा ही होते हैं, इसलिए इन बारिशों के दिनों में हमें बाकी दिनों की निस्बत क्लीनिंग करने में ज़्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। और जो धोने वाले कपड़े होते हैं वो भी मैं ज़्यादा जमा नहीं होने देती, बल्कि 2-3 दिन बाद ही वॉशिंग मशीन लगा के धो लेती हूँ। एक तो इन दिनों में बारिश का नहीं पता होता कि किस वक्त बारिश आ जाएगी। थोड़ी देर पहले धूप निकली हुई होती है, लेकिन फ़ौरन से बादल आते हैं और बारिश होना शुरू हो जाती है। इसलिए अगर कपड़े धोने के बाद बारिश आ भी जाए तो अगर कम कपड़े होंगे तो फिर उन्हें संभालना भी आसान हो जाता है, फिर हम उन्हें रूम्स वगैरह में भी किसी जगह पे फैला सकते हैं। लेकिन अगर हम बहुत ज़्यादा कपड़े जमा कर लेते हैं, 1 हफ्ते या 8 दिन के कपड़े जमा करके धोते हैं, तो फिर अगर बारिश आ जाती है, गीले कपड़े समेटना और संभालना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। और इस मौसम में क्योंकि नमी बहुत ज़्यादा है, अगर धोने वाले कपड़े कुछ दिन ज़्यादा हम रखते हैं, जल्दी नहीं धोते, तो उनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आने लग जाती है जो धोने पे भी ख़त्म नहीं होती।
इसलिए बेहतर यही है कि हम थोड़े थोड़े कपड़े साथ की साथ ही वॉश करते जाएं और धोने वाले कपड़े ज़्यादा जमा ना होने दें। जी, तो बेडशीट्स सारी जो हैं वो लाइट कलर की थी, इसलिए पहले मैंने बेडशीट्स और पिलो कवर्स वगैरह वॉश किए हैं और बाद में ये लॉन के कपड़े और दुपट्टे वगैरह मैं वॉश कर रही हूँ। इन कपड़ों के कलर्स तो सबके ही डार्क हैं, लेकिन किसी का भी कलर नहीं निकलता, इसलिए इन सबको मैंने एक साथ ही मशीन में धुलने के लिए रख दिया है। वैसे भी जिस कपड़े का रंग कच्चा होता है या जिन कपड़ों के कलर्स वगैरह निकलते हैं उन्हें मैं मशीन में वॉश नहीं करती, उन्हें मैं हाथ से ही धो लेती हूँ। जी, तो इधर बेडशीट्स और पिलो कवर्स वगैरह को मैंने एक दफ़ा साफ़ पानी से निकाला है, पानी मैंने गिरा दिया है। अब साफ़ पानी भर के इन्हें दूसरी दफ़ा भी मैं साफ़ पानी से निकालूंगी। मैं इसी तरह कपड़े वॉश करती हूँ, 2 दफ़ा कपड़ों को साफ़ पानी से निकालती हूँ और फिर कपड़ों को ड्रायर में सुखा लेती हूँ। कपड़े ज़्यादा गंदे नहीं होते, ज़्यादा मैले नहीं होते, क्योंकि सब जल्दी चेंज कर लेते हैं और बेडशीट्स वगैरह भी ज़्यादा मैली होने से पहले ही मैं चेंज कर देती हूँ। इसलिए मशीन का एक चक्कर पूरा होने पे ही कपड़े मुकम्मल तौर पर क्लीन हो जाते हैं। लेकिन कई दफ़ा बच्चे सालन के या कोई ऐसे खाने पीने के दाग कपड़ों पे लगा लेते हैं। फिर ऐसे घी के या कोई भी खाने पीने के जो दाग या निशान वगैरह होते हैं उन्हें मैं ब्रश की हेल्प से साफ़ करती हूँ। ब्रश की हेल्प से फिर अच्छी तरह दाग साफ़ हो जाते हैं। अच्छा, कपड़े धोने के दौरान जब मुझे लगता है कि मशीन का पानी अब मैला हो चुका है तो मैं पानी चेंज कर देती हूँ। पानी चेंज करके दोबारा इसमें वॉशिंग पाउडर ऐड करती हूँ और फिर दोबारा से कपड़े धोना शुरू करती हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैले पानी में कपड़े बजाय साफ़ होने के बल्कि गंदे हो जाते हैं। जी, तो इधर एक चादर और ब्लैंकेट्स भी वॉश करने वाला था, वो भी मैंने धो लिया है। जी, तो आज के व्लॉग में मैंने अपने घर के और किचन के छोटे मोटे काम और अपनी दोपहर और शाम की रूटीन शेयर की है। व्लॉग कैसा लगा कमेंट्स में लाजमी बताइएगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।